नमस्कार, वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। तो आज मैं लेके आई हूँ आईसीएससी क्लास 9th के साहित्य सागर की दूसरी कहानी काकी। काकी के जो रचयिता है वो है श्री सियाराम शरण गुप्त, जो कि हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। और इन्होंने इस तरह की बहुत सारी कहानियां लिखी हैं जो समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाती हैं। उनको हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का ज्ञान था और इनकी रचनाओं पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों का प्रभाव था। तो इसकी ये जो कहानी है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन पात्र है, वो है श्यामू। और श्यामू एक छोटा मासूम बच्चा है जिसकी माँ का निधन हो जाता है और वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तो उसकी इस निश्चल प्रेम प्रेम को इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। तो इसके जो मेन पात्र हैं वो श्यामू और उसकी माँ उमा और उसके पिताजी विशेश्वर नाथ हैं, जो इनके बारे में अभी हम देखेंगे, और एक श्यामू का दोस्त भी है। तो चलिए इस कहानी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखते हैं कि ये कहानी का जो मेन थीम यही है कि इसमें श्यामू को मातृ वियोग से उत्पन्न हुए पीड़ा को दिखाया गया है। कैसे माँ से उसका जब बिछड़ जाता है, माँ उसकी गुजर जाती है, तो किस तरह का उसको पीड़ा होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। एक सुबह की बात है जब ये कहानी स्टार्ट होती है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक के कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। तो एक सवेरे जब शामू उठता है सुबह सुबह, तो वो क्या देखता है, पूरे घर में कोहराम है। कोहराम मतलब लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और नीचे उसकी माँ को जमीन पे लेटाया गया है और उसको एक कंबल उड़ा दिया गया है, एक कपड़ा उड़ा दिया गया कंबल पे लेटा के। और इस तरह का दृश्य देख के वो बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ता है कि क्या हो रहा है। तब उसको जब ये रियलाइज होता है कि लोग उसकी माँ को ले जा रहे हैं, लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठा कर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोग के हाथ से छूट कर वो उमा के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। तो जब लोग उमा के बॉडी को, उमा के शरीर को जलाने के लिए उठाकर शमशान घाट ले जाने लगे, तब जो श्यामू है वो उनके ऊपर गिर के रोने लगा और वो अपनी माँ को काकी कहता था। तो उसने बोला, काकी सो रही हैं और आप लोग इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, मैं अपनी काकी को नहीं जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पे ही संभाले रही। तो क्योंकि उमा जो श्यामू था वो बहुत छोटा था और इसलिए उसको, और बहुत भोला भाला था, इसलिए उसको काकी के दाह संस्कार में नहीं जाने दिया गया और उसको घर पे ही एक दासी ने संभाला। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सकता। तो अब क्या है कि जो अगल बगल के लोग थे, क्योंकि बुद्धिमान लोग थे, क्योंकि वो बहुत भोला भाला बच्चा था, तो उसको ये दिलासा दिलाया गया कि उसकी माँ जो है मामा के यहाँ गई है। पर ये जो असत्य का आवरण, आवरण मीन्स पर्दा, ये जो आवरण यहाँ पे दिया हुआ है, आवरण का मतलब क्या हो गया, आवरण का मतलब हो गया पर्दा। आवरण, यस, आवरण का मतलब हो गया पर्दा, यानी कि झूठ के पर्दे के नीचे सत्य बहुत तक दिनों तक छिपा ना रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के आ गई है। तो अगल बगल के जो बच्चे थे वो भी बच्चे थे छोटे, और उनको ये सब पता था, मरना जीना। तो उन लोगों ने बता दिया कि काकी जो है वो कहाँ गई है, राम क्या गई है। ये बात श्याम को पता चल गई। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। तो काकी के लिए लगातार कई दिनों तक रो रहा था, रुदन मीन्स रोना। और बाद में रोते रोते वो थक गया और उसके बाद उसका रोना तो कम हो गया, पर उसके मन का जो कष्ट था, पीड़ा था, वो शांत नहीं हुआ। वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके
अंत स्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वो प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। तो यहाँ पे ये इस चीज से कंपेयर किया गया, तुलना की है। जो हमारे लेखक है उन्होंने इस तरह से तुलना की है कि शामू का रोना होना तो कम हो गया पर उसके मन की पीड़ा कम ना हुई। और इसकी तुलना की है कि जैसे वर्षा के बाद, सो ये जो अनंतर है, अनंत, अनंतर, इसका बाद होता है, बाद, इसका मतलब होता है बाद में। यस, इसका क्या मतलब होता है? बाद में। तो अनंतर यानी वर्षा के बाद एक दिन, एक दो दिनों में ही जैसे पृथ्वी लगती है, जमीन जो लगता है वो लगता है कि सूख गया, पानी सारा खत्म हो गया, परंतु भीतर ही भीतर उसकी जो नमी, आर्द्रता मीन्स नमी, जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। तो अगर हम उसको कोड़े तो वहां पे क्या निकलेगा? उसकी, वहां पे हमें आर्द्रता यानी कि नमी दिखेगी। वैसे ही अंत स्थल में वो शोक जाकर बस गया था। वैसे ही जो शोक था उसकी माँ से बिछड़ने का, उसके मन के हृदय में बस गया था। और वो अकेला बैठा बैठा आसमान की ओर शून्य में देखा करता था, ताका करता था कि माँ उसकी आखिरकार कहाँ चलेगी। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विशेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। तो एक दिन ऐसे ही वो आसमान की ओर देख रहा था, ऊपर उसने पतंग उड़ते हुए देखी। तो उसके मन में कुछ ख्याल आया और जिसको सोचकर वो बड़ा खुश हुआ। और जाके अपने पिता, जो कि जिनका नाम विशेश्वर है और उनको वो काका बोलता था, उससे कहा कि मेरे लिए एक पतंग मंगा दो। अब काका ने क्या रिप्लाई किया हम देखते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद विशेश्वर विशेश्वर अन्य अन्य मनस्क रहा करते थे। यस, वो कैसे रहा करते थे? अन्य मनस्क यानी कि वो एकदम, वो भी क्या हो गए थे? उदास हो गए थे, शोकाकुल हो गए थे, जिनका मन कहीं नहीं लगता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पत्नी की मृत्यु के बाद विशेश्वर बहुत ही शोकाकुल रहते थे, अन्य मनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा। तो जब श्यामू ने उनसे कहा, पतंग की मांग की, तो विशेश्वर ने बड़े ही बुझे मन से कहा, अच्छा मंगा दूंगा। कह कर वे उदास भाव से कहीं और चलेगा। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित था मतलब कि उसको इतना ज्यादा तीव्र इच्छा थी, तंग लेने के लिए उसको तीव्र इच्छा थी। तो उत्कंठित का मतलब क्या हो जाएगा? तीव्र इच्छा, जानने की तीव्र इच्छा, यानी क्यूरियस था वो। तो उसने, वो अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वो तुरंत वहां से भाग गया। तो उसको उस पतंग की इतनी ज्यादा इच्छा थी, इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो अपने भाव को रोक ना सका। और वो अपने पिताजी के का जो कोट टंगा था उसमें से उसने एक चवन्नी ढूंढ निकाली। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। तो सुखिया जो थी वो श्यामू के घर की दासी थी और उसका एक लड़का था जिसका नाम क्या था? उसका नाम था भोला। और भोला जो था वो श्यामू के समवयस्क, समवयस्क मतलब एक उम्र का, समान आयु का। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, समान आयु का, एक ही उम्र के थे, हम उम्र थे वो। कौन? श्यामू और भोला साथी थे। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। तो उसने कहा कि भाई अपनी बहन से बोल के, जीजी से बोल के, और ये पतंग मेरे लिए मंगा दो, पतंग और डोर मंगा दो, धागा मंगा दो। और देखो बिल्कुल सीक्रेटली लाना, किसी को पता ना चलने पाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखते हैं यहाँ पे, जी हाँ, भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। भोला ने भी दोस्ती निभाई, उसने बोला कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर रा अच्छा यहाँ, एक मिनट, यहाँ से छूट गया है थोड़ा सा। ओके, पतंग आई। पतंग आने के बाद एक अंधेरे कमरे में उससे डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं? तो श्यामू ने कहा कि अगर मैं कोई बात तुमसे शेयर करूंगा तो तुम किसी को बताओगे तो नहीं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा,
इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। उसने कहा कि देखो मैंने ये पतंग क्यों मंगाई, मुझे इस पतंग की इतनी व्यग्रता क्यों थी, ये भोलापन था, इतना भोला भाला था श्यामू, उसको नहीं समझ में आ रहा था। उसने कहा कि इस पतंग में डोर बांधूंगा, और ये जब पतंग ऊपर जाएगी और काकी को मिलेगी तो मेरी काकी जो मेरी माँ है उस पतंग के डोर को पकड़ के नीचे आ जाएगी। पर मुझे पढ़ना लिखना तो आता है, लिखना तो आता ही नहीं, नहीं तो मैं इस पे उनका नाम भी लिखता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। तो जो भोला था वो श्यामू से थोड़ा समझदार था, पर था तो बच्चा ही। उसको ये बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ, काकी पतंग के सहारे डोर के सहारे नीचे तो आ जाएंगी, पर ये डोर तो बहुत पतली है, इतनी पतली डोर से आएंगी तो वो डोर टूट जाएगी। तो उसको मोटी डोर यानी कि रस्सी वगैरह हो तो वो पकड़ के आ सकती है। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। हाँ, शामू भी इस चक्कर में पड़ गया कि आखिरकार मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। तो बेचारा भोला मन शामू का वो सोचने लगा कि आखिर रस्सी कैसे मंगाए, पास में दाम है नहीं, पैसे तो है नहीं, और घर में अगर किसी को बोलूंगा तो जो लोग मेरी काकी को जिंदा जला के आ गए, और वो लोग क्या काकी को वापस लाने के लिए रस्सी लाएंगे। वो इस बड़े असमंजस में था, और इस चिंता में उसको रात तक में नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विशेश्वर की कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। तो ओछी के मतलब क्या होता है, ओछी मतलब छोटा। यस, ओछी का मतलब होता है छोटा। उसने बोला कि जहाँ जहाँ बोला दो दो रस्सियां ले आना। यस, क्योंकि एक रस्सी छोटी पड़ जाएगी, और तब तक मैं क्या करूंगा कि एक चिट पे काकी का नाम लिखवा दूंगा, और किससे, जवाहर भैया से मैं काकी का नाम लिखवा दूंगा, और तब ये जाएगी तो काकी को समझ आएगी कि ये चिट उन्हीं के लिए है और ये रस्सी उन्हीं के लिए है, ताकि वो इसको पकड़ के नीचे आ जाए। तो कितना प्यारा भोला का मन है, कितना भोला भाला श्यामू का मन है, जो अपनी माँ को इस तरह से बुलाना चाहता है, क्योंकि अपनी माँ को बहुत ज्यादा वो मिस कर रहा है। तो 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। तो दोनों आपस में बैठ के रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विशेश्वर आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला। और वो अचानक बेचारे बच्चे बैठ के रस्सी बांध रहे थे पतंग में, तभी ये विशेश्वर वहां कहीं से आ गए। जैसे कि शुभ कार्य में कोई विघ्न हो, कोई बाधा आ जाए, उसी तरह से वो बाधा बन के आ गए। तो गुस्सा आके बोले कि तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है। भोला भोला सकपका कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर हो गया मतलब उसने क्या किया, भेद खोल दिया। मुखबिर होने का मतलब क्या हुआ, भेद खोलना। भेद खोलना या चुगली चुगली करना दोनों होता है, पर यहाँ पे हम क्या कहेंगे, भेद खोलना कहेंगे। यस, उसने क्या किया, भेद खोल दिया। और भेद खोल दिया और बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। उसने कह दिया कि श्यामू ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए निकाला था। विशेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। विशेश्वर ने क्या किया, श्यामू को 2 थप्पड़ लगाए गाल पे, डाटा की चोरी करके जेल जाओगे, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े, और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखा, और अब रस्सियों की ओर देख कर कहा, ये किसने मंगाई। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। किसने इन्होंने, मतलब श्यामू ने। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। और तब भोला ने
विशेश्वर से कहा कि ये जो है श्यामू, ये कहते थे कि इसमें से जो है क्या होगा कि ये पतंग अगर ऊपर जाएगी तो इसके रस्सी के सहारे काकी इनकी जो है राम के घर से नीचे आ जाएंगी, और इसलिए इन्होंने जो है ये पतंग और रस्सी मंगवाई थी। विशेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हत बुद्धि मतलब जो कुछ सोच पाने की अवस्था में ना हो, इस तरह से बिल्कुल नम हो गए, वो सुन्न हो गए और वहीं पे खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो ये कहानी जो है अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। और कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल और भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह इस कहानी में जो है एक मासूम बच्चे की मातृ वियोग, जिसकी माँ बिछड़ गई है, उसके वियोग की कहानी है, जो कि बहुत ही ज्यादा मार्मिक है। तो आई बिलीव सब लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इन दोनों कहानियों के का जो वर्क बुक है, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए गए हैं, वो लेके मैं अगले वीडियो में आऊंगी। तब तक के लिए सबको नमस्कार। और हाँ, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।